द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. फर्स्ट वॉज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वॉज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वॉज ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ा लिबरल हो जाना, लीनियंसी दिखाना. प्राइवेटाइजेशन मतलब एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर. याद है यहीं पे मैंने आप लोग को बोला डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया. थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब कोई भी कंपनी को अगर किसी भी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ में काम करना है तो वो अलाउ कर दिया. बेसिकली इंडियन मार्केट के जो गेट्स थे वो फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिए ग्लोबलाइजेशन के अंडर में. अब थोड़ा इन तीनों को और डिटेल में पढ़ लेते हैं. लिबरलाइजेशन refers to the end of license, quota and many more restrictions and control which were put on the industries before 1991. ठीक है, 1991 के पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी अलग अलग तरीके के पर्टिकुलर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे. लेट्स से लाइसेंस, हर कंपनी को लाइसेंस देते ही नहीं थे, मतलब आपको ट्रेड करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस हम देंगे नहीं. कोटा, कोटा मतलब क्या हो गया, अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आप मैक्सिमम इतने ही यूनिट्स एक बार में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन द इंडस्ट्रीज बिफोर द ईयर 1991. बट इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे. दैट मीन्स 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके अंडर में इंडियन कंपनीज को लिबरलाइजेशन मिली थी. कैसे मिली? फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. दैट मीन्स अब अगर आपको कोई भी न्यू इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन फ्यू. फ्यू मतलब कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें आपको अभी भी लाइसेंस चाहिए. लेट्स से अल्कोहल इंडस्ट्री, यू नीड अ लाइसेंस. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था. सेकेंड, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. जैसा मैंने अभी आपको बताया, नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, बट एक्सपांड या ग्रो करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती थी. बट नॉट आफ्टर द ईयर 1991. गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट भी रिमूव कर दी. रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. टैक्स रेट कम कर दिए, साथ साथ में कोटा, टैरिफ, ऐसे जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रीज के ऊपर वो भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए. लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. दैट मीन्स अगर आपको इंपोर्ट करना है, मतलब बाहर से कुछ मंगाने हैं, तो आपको कोटा वगैरह का ऐसे कोई जो फालतू झंझट थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, वो रिमूव कर दिए. साथ साथ में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, दैट मीन्स यू वांट टू सेंड योर प्रोडक्ट ओवरसीज, देन द अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो रिमूव्ड. देन easy and simplifying the procedure to attract foreign capital in India. Okay, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया, इंडिया में फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर बैरियर सेट था कि आप मैक्सिमम बस इतना ही मंगा सकते हो. गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दिया. साथ ही साथ प्रोसीजर को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था. किस चीज़ के प्रोसीजर को? अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को हमारी कंट्री में पैसा लगाना है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को गवर्नमेंट ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, सो दैट दे कैन फाइंड इट अट्रैक्टिव इनफ टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनीज और आवर कंट्री. नेक्स्ट, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. यू कैन इम्पोर्ट, यू कैन एक्सपोर्ट, यू कैन मूव इट इन एनी वे. Freedom in fixing the prices of goods and services. Government will no longer interfere in deciding the prices. That means now the prices will be fixed according to the market forces. Market forces मतलब क्या हो गया? The demand and supply. So this was liberalization. Now let's come to privatization. नाम से समझ में आ रहा है प्राइवेट कंपनीज की एंट्री. refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. यानी प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रोल देना और पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर देना. To execute policy of privatization, government took the following steps. गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? फर्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. दैट मीन्स गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम डिसइन्वेस्ट करेंगे. डिसइन्वेस्ट मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, पैसे निकालना. सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी. ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑनटो प्राइस टू प्राइवेट सेक्टर. दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर के शेयर्स अब प्राइवेट सेक्टर को बेच देना. ठीक है, दैट मीन्स जो कंपनीज पहले पब्लिक सेक्टर की थी अब वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स की हो रही है. सेकेंड, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज BIFR. इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है.
ये बोर्ड का क्या काम था? दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉसेज। ऐसे सिक यूनिट्स, ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो सिक यूनिट्स है, सिक यूनिट्स का क्या मतलब हुआ? जो कंटिन्यूअसली काफी टाइम से नुकसान कर रहे हैं, उनको या तो रिवाइव करना, दैट मीन्स उनको नई जान देना, या फिर उनको बंद कर देना। एंड थर्ड, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि बेसिकली डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई चीज को हल्का कर देना, पानी मिला देना, या फिर बेसिकली डाइल्यूट कर देने का मतलब होता है एक तरीके से कंट्रोल छोड़ देना। इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या था? प्राइवेट सेक्टर को अपने थोड़े थोड़े शेयर्स सेल कर रही है। इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर acquires more than 51%, then it results in the transfer of ownership and management to the private sector. डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है? लेट्स से अपने कंपनी के 5% शेयर सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर को, फिर 10% और कर दिए, फिर और 10% कर दिए, फिर 25% कर दिए, धीरे धीरे क्या किए? मोर देन 50% शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं टू द प्राइवेट सेक्टर। तो अब क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर ओनर बन गई। क्यों? मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास में चले गए? प्राइवेट सेक्टर के पास में। सो अंडर डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, इफ द प्राइवेट सेक्टर acquires more than 51% शेयर्स, इसका मतलब है अगर प्राइवेट सेक्टर ने 51% से ज्यादा शेयर अक्वायर कर लिए तो ओनर कौन बन जाएगा? प्राइवेट सेक्टर बन जाएगी। सो दिस वाज प्राइवेटाइजेशन। अब पढ़ लेते हैं द थर्ड एलिमेंट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? ग्लोब, बेसिकली ग्लोब से याद रखो ग्लोबलाइजेशन को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी ट्रेडिंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी बाउंड्रीज ओपन कर दी थी फॉर द एंटायर ग्लोब। पूरे के पूरे दुनिया के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बाउंड्रीज को ओपन कर दिया था। रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बेस इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? मिक्स, सिनर्जी। Till 1991, Indian government was following strict policy in regards to import and foreign investment, in regards to licensing of imports, tariffs, restrictions, etc. But after the new policy, government adopted policy of globalization by taking following measures. 1991 के पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या फॉलो करती थी? एकदम स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो करती थी। जब भी इंपोर्ट की बात होती थी, फॉरेन कंपनीज की बात होती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, फॉरेन कंपनीज को लाइसेंस देने की बात होती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। बट आफ्टर 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया था। कैसे? फर्स्ट, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट रिमूव मेनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। बेसिकली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था इंपोर्ट्स को। ये मैंने आपको लिबरलाइजेशन में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने कैसे रिड्यूस करा था? इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, कोटास कम कर दिए। कोटा मतलब द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट अ पर्सन कैन इंपोर्ट। ये सब चीजें गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी थी। सो अब आप फ्रीली फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, यानी आप खरीद सकते हो। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट इज फेरा, was replaced by Foreign Exchange Management Act. That means पहले फेरा था, FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act. इसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा। अब आप बोलोगे रेगुलेशन को चेंज करके मैनेजमेंट कर दिया, क्या खास किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खास चीज़ करी थी। एक फेरा और फेमा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था एज कंपेयर टू फेमा। एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको कैसे। अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो और आपने फेरा की गाइडलाइंस को वॉयलेट किया, तो फेरा के अंडर में आपको मॉनिटरी पेनल्टीज, साथ साथ में इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, ये भी होती थी। बट अंडर फेमा आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। तो एक तरीके से फेमा इज मोर लीनियंट। सेकेंड, फेरा की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप फेरा के अंडर में एक्ट कर रहे हो, इफ यू आर कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, तो यू विल ओनली बी कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर यू गेट द सिटीजनशिप। यानी आपको इंडियन सिटीजन कब कंसिडर किया जाएगा इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस? ओनली एंड ओनली इफ यू हैव द इंडियन सिटीजनशिप। बट अंडर फेमा every person who is residing in India for more than 6 months will be considered as an Indian citizen. तो हमने क्या देखा? फेरा को हटा के फेमा किया। क्यों? क्योंकि चीजें गवर्नमेंट को थोड़ी सी लीनियंट करनी थी। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ मतलब होता है टैक्सेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर
टेरिफ स्ट्रक्चर यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम था उसको वापस रिवाइज किया था, थोड़ा सा लीनियंट कर दिया। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो खत्म ही कर दी थी एकदम, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी बट एक्सपोर्ट ड्यूटी तो एकदम खत्म कर दी, यानी अब आपको जितना एक्सपोर्ट करना है आप करो, देयर इज नो टैक्स ऑन एक्सपोर्टिंग। क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर टैक्स पूरा खत्म ही कर दिया? हाँ, पूरा टैक्स खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा 1991 में इंडियन गवर्नमेंट की क्या हालत थी, इंडियन गवर्नमेंट डेफिसिट में थी। मैंने आपको तब भी डेफिसिट का मतलब बताया, डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन योर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला हमको एक्सपोर्ट तो बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी एक्सपोर्ट टैक्सेस को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। मैंने क्या बताया, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो पूरी हटा दी थी बट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। अब आप बोलोगे सर इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा ही देते हैं, नहीं हटा सकते। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा देते हैं तो ये जो डेफिसिट था ये कैसे कवर होता? अगर आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा देते, साथ साथ में अगर आप इंपोर्ट भी बढ़ा देते हैं तो ये डेफिसिट क्लोज कैसे होता? तो इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी यानी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। इंपोर्ट भी बढ़ाया इन्होंने बट उस तरीके से नहीं बढ़ाया, उस लेवल में नहीं बढ़ाया जितना इन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। इन सब चीजों से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन्ड नो बैरियर्स फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब अब फिजिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री हट चुकी थी हर वो फॉरेन कंट्री के लिए या फिर हर वो फॉरेन कंपनी के लिए जो इंडिया के साथ में ट्रेड करना चाहती थी। होल वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का क्या मतलब होगा, पूरी की पूरी दुनिया एक साथ में आ गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट हो गई, देवर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उनकी पूरी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ में मिक्स होकर चल रही है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हम बोल तो देते हैं कि चाइना के साथ में वॉर कर लेते हैं या पाकिस्तान के साथ में वॉर कर लेते हैं। कभी सोचा है इंडिया में कितने गुड्स चाइना से आते हैं और इंडिया के कितने गुड्स चाइना को जाते हैं? अगर हमने वॉर कर दिया तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल बंद हो जाएगा, इकोनॉमीज को कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा वो सोचा है कभी? तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।